इसका दूसरा नाम इंडिया में जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी है। जुलाई 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकॉनमी गहरे संकट के दौर से गुजर रही थी। उस समय विदेशी करेंसी के कोष अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए थे, यानी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो अपने इंपोर्ट को पे करने के लिए चाहिए होते हैं, बहुत कम मिनिमम लेवल पे पहुंच गए थे। लगभग $1 अरब डॉलर रह गए थे, जो केवल 2 सप्ताह के इंपोर्ट्स ही कर पाते थे, मतलब उनका पेमेंट करने के लायक ही था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास डगमगा गया था। 1991-92 का बजट समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका। फरवरी 1991 में जो होता है लेट हो गया था, क्योंकि देश में राजनीतिक अस्थिरता छाई हुई थी। अगस्त 1991 में मुद्रास्फीति की दर 17% की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इन्फ्लेशन रेट ऐसा माना जाता है कि कम से कम दहाई के अंक से नीचे होना चाहिए, 10% से नीचे होना चाहिए। 17% बहुत ज़्यादा थी। और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स नहीं थे, विदेशों में भारत की साख जो क्रेडिट है वो भी घट गई थी, और इसे निवेश के लायक न समझकर सट्टे के लायक देश माना जाने लगा था इंटरनेशनल लेवल पे। भारत से पूंजी का पलायन विदेशों की ओर होने लगा था, यानी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे वो इंडिया की बजाय फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने लगे जो इन्वेस्टर्स थे, क्योंकि उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास कम होने लगा था। इन आंतरिक दशाओं के कारण, यानी देश के अंदर ये कंडीशंस चली रही थी। इसके अलावा विश्व में बाजारीकरण तथा निजीकरण की हवा चल रही थी, यानी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी सब अपनी इकनॉमीज़ को ओपन करने लगे थे। पहले बहुत ज़्यादा सब रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे, जैसे दूसरे देशों से आयात कम से कम किया जा सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। और भारत को उदारीकरण की नीति अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इस तरह के माहौल में सोवियत रूस का राजनीतिक विघटन हो गया था तथा पूर्वी यूरोप की समाजवादी अर्थव्यवस्था भी बाजारों उन्मुख होने लगी थी। IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी उस जटिल आर्थिक परिस्थिति के दौर में भारत को नई आर्थिक नीति यानी उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण अपनाने के लिए प्रेरित किया। IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम आपको तभी उधार देंगे जब आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगी, और उसे इसी शर्त पर वित्तीय सहायता देने का वादा किया। आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वैसे तो 1981, 82 और 85, 86 में भी छुटपुट चेंजेस होने लगे थे, लेकिन व्यापक व समन्वित राष्ट्रीय नीति यानी इंटीग्रेटेड नेशनल पॉलिसी जुलाई 1991 में ही भारत में लागू हुई। इसमें नियंत्रणों व नियमनों के स्थान पर बाजारीकरण, यानी पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोल था गवर्नमेंट का और रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसके बजाय बाजारीकरण पर जोर दिया, यानी मार्केट्स का एक्सपेंशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बाजार में आया जाए। निजीकरण व अंतर्राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया और लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, नौकरशाही, सब्सिडी आदि को जारी रखने के स्थान पर इनको यथासंभव कम करने पर बल दिया गया, यानी कम से कम चीज़ों के लिए उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को लाइसेंस लेना पड़े, लाइसेंस फ्री कर दिया जाए। रजिस्ट्रेशन, नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेट्स थे बहुत मुश्किल से परमिशन देते थे, बहुत लटका के रखते थे, तो धीरे धीरे इन सब में सुधार किए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत। कुल मिलाकर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को मार्केट फ्रेंडली कहा जा सकता है। इसमें प्रमुख आर्थिक निर्णय उद्यमकर्ताओं व बाजारों पर छोड़े जाते हैं, यानी जो एंटरप्रेन्योर्स जो करेंगे उनको फ्री छोड़ दो, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, और मार्केट्स पर छोड़ दो, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा इक्विलिब्रियम अपने आप हो जाएगा। साधन आवंटन यानी रिसोर्स एलोकेशन, कीमत संयंत्र यानी प्राइस मैकेनिज्म के माध्यम से मांग व पूर्ति की शक्तियों के संतुलन से निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा सोचा जाने लगा। आर्थिक जीवन में सरकार का स्थान पुनः परिभाषित करना तथा सीमित करना, यानी गवर्नमेंट जो पहले बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल रखती थी, रूल्स एंड रेगुलेशन वो कहती थी, उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, उसकी गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड कर दिया गया। कुछ शास्त्री इसे पूंजीवादी अर्थतंत्र कहना पसंद करते हैं कि ये तो कैपिटलिज्म हो गया, जब सरकार का कोई रोल नहीं होगा, सारा निजी क्षेत्र के भरोसे छोड़ दें तो। लेकिन बाकी अर्थव्यवस्था, बाकी जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये कैपिटलिज्म नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ काम करते हैं, इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी है।
लेकिन पब्लिक सेक्टर का योगदान सामाजिक आधार संरचना यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एजुकेशन, चिकित्सा आदि तथा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन आदि में गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा रखा। कृषि व उद्योग में निजी क्षेत्र को अधिक स्थान दिया गया, यानी एग्रीकल्चर में भी गवर्नमेंट को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फार्मर्स को सब्सिडी दो, आप फ्रीडम दो। उसी तरह इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स नहीं लगाया जाए, फ्री छोड़ दिया जाए अपने डिसीजंस लेने के लिए। विद्युत के क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र को अपनाया जा सकता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम ऐसा माना, उससे पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल था। आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग जो 12th 5 ईयर प्लान्स अपने यहाँ चले थे उसके बाद वो आई नीति आयोग आया। तो जो योजना आयोग ने 12th 5 ईयर प्लान्स चले थे उसमें मेन मुद्दे यही थे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड असमानता में कमी लाना, बेरोजगारी दूर करना। लेकिन उसकी भूमिका थोड़ी कम की, इंडिकेटिव कर दी, यानी आप निर्देश दें लेकिन अब रेगुलेट नहीं करें, कंट्रोल नहीं करें, फ्री छोड़ें इकोनॉमी को। एलपीजी पॉलिसी से पहले एक पॉलिसी थी IPR, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेगुलेशंस 1956 की। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में मेन 2 चीज़ों पर जोर दिया गया, स्टेबलाइजिंग मेजर्स यानी स्थिरीकरण, स्थिरीकरण के माप यानी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा उच्चावचन नहीं हो, फ्लक्चुएशंस नहीं हो, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ढांचागत सुधार। एलपीजी क्यों अपनाई गई, इसके कुछ कारण थे, रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या एलपीजी। डेफिसिट इन BOP यानी विदेशी भुगतान जो है उसमें डेफिसिट हो रहा था, विदेशी विनिमय। और पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, 1991 तक ये देखा जितना योजनाएं बनी वो सही तरह से क्रियान्वित नहीं हुई, जितना सोचा गया सरकार ने उतना विकास नहीं हुआ। तो उसका एक कारण था कि पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत पुअर था, वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे थे, ऑनेस्टली काम नहीं कर रहे थे और उसकी कॉस्ट बहुत आ रही थी। दूसरा डेफिसिट। तीसरा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए एलपीजी अपनाने का सोचा गया। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे इंडिया के पास। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स, जो लोक ऋण है, पब्लिक डेट्स हैं, उसका भी बहुत भारी बर्डन सरकार पर हो गया था। वर्ल्ड बैंक एंड IMF ने $7 मिलियन ये कह के उधार दिया, $7 बिलियन ये उधार दिया कि आप अपनी डेफिसिट को कम करो, जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करो और सारे सिस्टम को ठीक करो वापस से, तभी हम उधार देंगे। और दूसरा, अपनी इकोनॉमी को खोलो दूसरे देशों के लिए। इसके अलावा एलपीजी को इसलिए भी लागू किया गया कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट था पब्लिक सेक्टर्स का वो कुशल नहीं था, अकुशल था। NEP में मेन 3 था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, मेनली इस बात पे जोर दिया गया कि निजी क्षेत्र में जो उद्योग हैं उन पे जो रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है, उनको दूर किया जाए। प्राइवेटाइजेशन यानी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर, यानी जो आर्थिक संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको पब्लिक सेक्टर की तरफ से प्राइवेट सेक्टर की तरफ मोड़ा जाए, भले ही वो स्वामित्व हो, भले ही प्रबंध हो, भले ही कंट्रोल हो। तीसरा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हम सभी जानते हैं कि बहुत इफ़ेक्टिवली काम होता है, एफिशिएंटली काम होता है, ईमानदारी से काम होता है, क्योंकि मेन वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। गवर्नमेंट सेक्टर ये माना जाता है कि सबकी जिम्मेदारी किसी की जिम्मेदारी नहीं, तो कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे क्या करना है, सरकार का है, ये तो सार्वजनिक है, तो इतना एफिशिएंटली काम नहीं होता, इसलिए निजीकरण करना पड़ा सरकार को। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब है इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी विश्व के बाकी देशों के साथ समन्वित विकास करना, आयात निर्यात करना, वहाँ की कई चीज़ों को, हम टेक्नोलॉजी को, कैपिटल को हमारे देश में आने देना, और हम अपने देश से भी बाहर विदेशों को भेज सकते थे। लिबरलाइजेशन का मीनिंग है रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर,
यानी कई क्षेत्र पहले ऐसे थे जिसमें निजी क्षेत्र काम नहीं कर सकते थे, तो उनको एंट्री दी गई। और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस कि भाई आप इस लिमिट तक ही काम कर सकते हो, उसके आगे काम करना है तो सरकार से पूछना है, परमिशन लेनी है बार बार, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस दूर कर दिए गए लिबरलाइजेशन में। रिफॉर्म्स में 4-5 तरह के रिफॉर्म्स थे, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र का हम देखें तो चेंज इन द रोल ऑफ आरबीसी, नॉट रेगुलेटरी बट फैसिलिटेटर, आरबीआई, सॉरी आरबीसी गलत लिखा हुआ है, यानी जो आरबीआई का रोल है उसमें भी परिवर्तन किया गया। पहले ये था कि रेगुलेटरी यानी नियामक रूल्स एंड रेगुलेशन हम बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, लेकिन बाद में का फैसिलिटेटर, मतलब हम निर्देश देंगे, आप इस हिसाब से काम करो और आपको सुविधाएं सरकार प्रदान करेगी। फिर ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर में पहले सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंक थे, नेशनलाइज्ड बैंक थे, प्राइवेट बैंक्स बहुत कम थे। तो धीरे धीरे जैसे निजीकरण हुआ या ग्लोबलाइजेशन हुआ तो खूब सारी प्राइवेट बैंक्स हमारे इंडिया में आए और बने, जो गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में खूब सारी ब्रांचेस हैं प्राइवेट बैंक्स, तो लोगों को आसानी से लोन मिल सका, अपने अकाउंट्स रख सकते हैं। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले बहुत कम मात्रा में सरकार परमिशन देती थी, उसको बढ़ाकर 51% तक दे दी एफडीआई, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, यदि आप जो बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं, उनको बढ़ाएं तो उसके लिए भी उनको इजीली माहौल दिया। सरकार ने कहा कि आप बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिल सके दूर दराज गाँव में और हर जगह, तो उनका भी विस्तार किया एक्सपेंशन प्रोसेस। सेकंड है रिफॉर्म्स में फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, यानी डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। एक बार सरकार को रुपीज़ का 18 बार अवमूल्यन करना पड़ा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी थी जिससे कि निर्यात बढ़ा सके और आयात कम कर सके। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर, सरकार ने निश्चय किया कि हम बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट में भी हम खलल नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, फ्री छोड़ेंगे। तीसरा था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए गए नई राष्ट्रीय नीति में, इकोनॉमिक नीति में। तो रिड्यूस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कम कर दिया गया। डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र का भूमिका कम कर दी गई। डी रिजर्वेशन ऑफ एसएसआई एंड कॉटेज, पहले था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, उनमें भी रिजर्वेशन थे, यानी कुछ ही वस्तुएं उनके दायरे में आती थी। फिर डी रिजर्वेशन कर दिया, यानी बहुत सारे उद्योग तुम उसमें लगा सकते हो, उसकी भी लिमिट होती है कि इतने लाख तक कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कहलाएगी, इतने लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। उसमें पब्लिक सेक्टर से पहले 17 थे, फिर 8 के बाद 3-4 तक कर दिए, जो कि सिर्फ वही कर सकते थे, पब्लिक सेक्टर ही उसमें प्रोडक्शन कर सकता था, बाकी सब निजी क्षेत्रों को दे दिया। 4 में मेन डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, रेलवेज़ हैं, और ये 3-4 क्षेत्र हैं। उसके बाद है टैक्सेशन रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स यानी करों का सुधार या करारोपण में सुधार। इसमें है रिडक्शन इन टैक्सेस, करों की रेट भी कम की गई, और कई तरह के कर थे जो उनके स्लैब्स भी चेंजेस किए गए। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस को भरना वो भी आसान कर दिया गया। उसके बाद है हमारा रिफॉर्म्स में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, यानी व्यापार तथा निवेश। पॉलिसी रिफॉर्म्स, व्यापार और इन्वेस्टमेंट से संबंधित भी पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, यानी किस मात्रा तक तुम आयात कर सकते हो या निर्यात कर सकते हो, तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो थे उन पर भी छूट दे दी गई कि तुम फ्रीली कर सकते हो। जो हैवी ड्यूटीज़ थी इंपोर्ट पे, तो उनको भी कम किया गया, आयात शुल्कों की मात्रा को भी। प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में
इसका मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, एंटरप्राइज टू एंटरप्रेन्योर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पर्पज़ इनका मेन यही था निजीकरण का कि इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, वित्तीय अनुशासन जिसे सुधरे, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत सारे रोड़े अटकते थे, उद्योगपति काम नहीं कर पाते थे। आज ही सुबह एक उसमें आ रहा था जैसे सोशल मीडिया पे कई अच्छे विचार भी डालते हैं कि एक गांव में यदि 10 IAS ऑफिसर भी निकलते हैं तो भी उस गांव का इतना सुधार नहीं होता, और यदि कोई उद्योग लग जाता है तो उस गांव में बहुत सुधार हो जाता है। तो उद्योग किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस उद्योग में काम करने हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल जाता है, हज़ारों हो या सैकड़ों हो, लेकिन परमानेंट उनको रोज़गार मिल जाता है वहीं जहाँ रहते हैं। और लेकिन जो कोई व्यक्ति खुद बना है और दूसरों की हेल्प मान लो नहीं कर रहा है, कर भी रहा है, लेकिन वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारेगा, उससे लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, भले ही वो IAS ऑफिसर हो। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये भी है कि इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल। वे सब हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं LPG के। तो फ़ायदे मेन ये है कि एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, हमारी जो विश्व बाज़ार तक हमारी पहुंच हो गई है, क्योंकि पहले पुराने टाइम में ये था कि एक स्कूटर भी लेना होता था तो कई महीनों इंतज़ार करना पड़ता था। गैस जब बुक कराते थे, पहली बार सिलेंडर लेते थे तो भी बहुत टाइम लगता था। तो ये सारा उसके कारण ही है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उसके कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण, कि किसी भी देश की चीज़ हम यहाँ बैठे खरीद सकते हैं और अपने घर तक पहुँचा दी जाएगी। यहाँ तक टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हुई है और दूसरा मार्केट्स भी एक्सपेंशन हुआ है। तो एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। दूसरा है एडवांसेस टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी भी हमें इम्प्रूव्ड मिली है, एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है, उसके कारण हमें पता चलता है, इन्फॉर्मेशंस मिलती है कि कौन से देश में क्या हो रहा है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होता है जब वहाँ पे LPG अपनाई जाती है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं? फेवर्ड डेवलप्ड नेशंस, यानी अधिकतर क्या जो विकसित देश हैं वो अपने ही फ़ायदे की बात करते हैं, तो डेवलपिंग नेशंस का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज़ वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशन, यानी हमारे यहाँ से हमें लगता है कि हम निर्यात करेंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हम बाहर निर्यात कर देते हैं, हमारे देश के लोग उन चीज़ों को यूज़ करने से वंचित रह जाते हैं, भले ही वो अच्छी क्वालिटी के एप्पल हो, भले ड्राई फ्रूट्स हो, भले ही मसाले हों, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज के लालच में। तो वेलफेयर पॉपुलेशन का कम होगा। इंक्रीज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, आर्थिक विषमता बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय, जैसे MNCs यहाँ आई, MNCs में कुछ लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनको बहुत सैलरी होगी, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या गांवों में, शहरों में, छोटे छोटे शहरों में जो उनकी इनकम बहुत कम होगी। तो जैसे जैसे हमने देखा है 91 के बाद से पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ी है, लेकिन डिस्पैरिटीज़ भी बहुत बढ़ी है। आउटसोर्सिंग, यानी इट मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम एक्टिविटीज़ टू थर्ड पार्टीज़। हमारे देश में कुछ लोगों को लगा कि कुछ संगठनों को, कि बाकी देशों को यदि हम उनको अधिकार दे दें, जो हमने रिसर्च किया है, तो वो बेहतर तरीके से यूज़ करेंगे, मैं कुछ और कर सकता हूँ। तो आउटसोर्सिंग यानी हमने अपना पेटेंट किया हुआ या कोई चीज़ दूसरों को दे दी, तो वहाँ ज़्यादा उनके पास कैपिटल है तो ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकती है। तो आउटसोर्सिंग भी बहुत हो गई LPG के तहत। इंडिया हैव बिकम अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर MNCs। MNCs की डेस्टिनेशन इसलिए बना क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, यानी कंज्यूमर्स भी बहुत है, उपभोक्ता बहुत है। तो उपभोक्ता कितनी वस्तुओं का इस्तेमाल करेगा, इसलिए कोई भी देश, अमेरिका हो, भले ही यूरोप के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया से हमेशा ये चाहते हैं कि यहाँ हमें खूब सारी वस्तुएं हमारी बिकेगी, बहुत बड़ा मार्केट मिलता है उनको। तो LPG के तहत उनको इतना बड़ा मार्केट उपलब्ध हुआ। इसके अलावा इंडिया में लो वेज रेट, मजदूरी दर बहुत कम है, तो MNCs जो हैं अपने यहाँ पे निवेश करके फैक्ट्रियों में कम कीमत पर मजदूर लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो कमाते हैं। स्किल्ड मैन पावर,
स्किल्ड मैन पावर हमारे यहाँ है तो भी हमारे यहाँ सैलरी बहुत कम है, इसीलिए लोग अमेरिका और यूरोप जाते हैं। तो एमएनसीज भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं कि यहाँ सस्ती दरों पे स्किल्ड लेबर मिल जाते हैं। जो कॉल सेंटर्स हैं वो सारे 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद तरह तरह के कॉल सेंटर्स, अकाउंटेंसी, बैंकिंग, म्यूज़िक, एडिटिंग, इस तरह के काम बहुत बढ़े। 1991 से पहले ये सब इतने नहीं थे। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी अस्तित्व में आया 1995 में। पहले गैट था इसी का नाम 1948 में, तो उसके 23 कंट्रीज़ मेंबर थे। WTO में भी 164 हैं। WTO भी अल्प विकसित देशों को या डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड कराता है, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और सॉल्व करता है। तो उनके फंक्शंस हैं टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड WTO, टू एस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, वो भी WTO सब देशों की मीटिंग करा के और एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाता है। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड्स रिसोर्सेज, तो दुनिया में जितने भी संसाधन हैं उनका अनुकूलतम उपयोग हो, वो ये सुनिश्चित करता है। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट यानी पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा नहीं हो, आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास तथा पॉल्यूशन का थोड़ा आपस में उल्टा रिलेशन है। खूब सारी इंडस्ट्रीज़ हैं तो विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ धुआं छोड़ रही है तो पॉल्यूशन का डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो WTO ये ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाता है जिससे पर्यावरण भी बचा रहे, वो भी सुरक्षित रहे और देशों का आर्थिक विकास भी हो। LPG में भारत में विदेशी निजी कंपनियों का निवेश बढ़ाया गया। जो विदेशी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। हमारी इकनॉमी को ओपन कर दिया गया। भारतीय कंपनियां विदेशी बाज़ारों से अधिक मात्रा में कर्ज लेने लगी है, यानी इंडियन कंपनीज़ जो हैं वो फॉरेन मार्केट से भी लोन ले सकती है। यानी पूरा वर्ल्ड एक परिवार की तरह हो गया कि आप कहीं से कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, पहुंच सकते हो वहाँ पर। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से एकीकरण हो गया, वो जुड़ाव का मार्ग प्रस्तुत हुआ 1991 के बाद से। ऑब्जेक्टिव्स जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वापस जो टॉपिक्स रह गए मैं बता रही हूँ। मेन उनका मूल उद्देश्य था LPG का कि भारतवासियों के जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले इतनी अच्छी नहीं थी। हम खुद चेंजेस देख रहे कि पहले गाँवों में भी बहुत कम चीज़ें थी। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देखें या पक्के मकान देखें तो अभी हर घर में कार भी होगी, पक्का मकान होगा, क्योंकि सबकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, लोगों को रोज़गार मिला है, लोगों की इनकम बढ़ी है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जब इनकम बढ़ती है तो अपने आप अच्छी होती है। दूसरा है उत्पादकता में तेज़ी से विकास करने के लिए ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जो भौतिक व मानवीय साधनों के पूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित कर सके, यानी फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। तो ऐसा वातावरण बनाया LPG यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। इसके लिए प्रतिस्पर्धात्मक बाज़ारों के अनुशासन की ज़रूरत होती है, यानी कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। हम देखते हैं कि जब खूब सारे मार्केट्स हो तो हमें वस्तु भी अच्छी क्वालिटी की मिलती है और कम रेट पे भी मिलती है। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स के कारण किसी भी देश का विकास भी होता है और वस्तु भी अच्छी क्वालिटी की मिलती है। साथ ही सार्वजनिक सेवाओं की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी पब्लिक सर्विसेज अभी भी LPG के बाद भी अधिकतर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, हेल्थ जो है प्राथमिक सामुदायिक केंद्र भी है, प्राथमिक क्षेत्र भी है, हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे गाँवों में और यहाँ शहरों में जो बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं, अभी भी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा पार्ट वहीं पे अपना ट्रीटमेंट करवाता है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर की है, पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत रखी गई, जिसमें हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, शिक्षा, कानून व व्यवस्था। शिक्षा अपनी इच्छा से हम प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन फ्री है। कानून एंड व्यवस्था, क्योंकि किसी भी देश में जब तक कानून और व्यवस्था नहीं होगी तो वहाँ पे न तो औद्योगिक प्रगति होगी, न कृषिगत प्रगति होगी, न ही शांति रहेगी। इसलिए ये भी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा।
सरकार को चाहिए कि वो व्यक्तिगत प्रेरणा व प्रयास अधिकतम प्रोत्साहन दे। व्यक्तिगत प्रेरणा यानी इंडिविजुअल पर्सनल इंसेंटिव्स, जैसे न्यूज़पेपर्स में आता रहता है कि मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि हमारे राज्य में आके इन्वेस्टमेंट करें, बड़े बड़े उद्योगपतियों को हम आपको लाइट कम रेट पे दे देंगे, ज़मीन कम रेट पे दे देंगे, हम ये नीति में ये परिवर्तन कर देंगे। तो वो हमारे राज्य के विकास के लिए, सेम ऐसे हमारी जो केंद्रीय सरकार है वो भी बाकी दूसरे देशों से ये कहते हैं कि हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको फ्री में ये सुविधाएँ देंगे। हमें कठिन मेहनत, कार्यकुशलता, अनुशासन व सामाजिक जिम्मेदारी का ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें करोड़ों नागरिक अपने देश को छोड़े बिना अधिक खुशहाल जीवन सुविधा प्राप्त कर सकें। यानी एलपीजी का मेन मोटो ये था कि एफिशिएंसी बढ़े, लोगों में कार्यकुशलता बढ़े, डिसिप्लिन बढ़े और सामाजिक जिम्मेदारी का माहौल ऐसा होना चाहिए जिसमें अपने देश को छोड़ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, हमारे यहाँ ही सैलरी अच्छी मिल जाए, हमारे यहाँ भी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी मिल जाए, हमारे यहाँ जस्टिस मिल जाए, हमारे यहाँ करप्शन कम हो जाए, तो नेचुरली लोग अपने आप बाहर नहीं जाएंगे। अपने देश के बहुत ब्रेन ड्रेन होता है, बहुत इंटेलिजेंट लोग बाहर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वो शांति से काम नहीं कर पाते, और दूसरा उनको वहाँ पे बहुत प्रॉपर इक्विपमेंट मिलते हैं, प्रॉपर सैलरी मिलती है। जैसे चाइना, इंडोनेशिया, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, इन देशों ने भी अपनी इकनॉमी को ओपन कर दिया था और काफ़ी विकास हुआ और वहाँ ग्रोथ रेट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए इंडिया ने भी अपने इकनॉमिक रिफॉर्म्स के जरिए देशवासियों का लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा करने के लिए एलपीजी को अपनाया। तभी एलपीजी के बाद हमने ये भी देखा कि निर्धनता यानी पॉवर्टी कम हुई, पहले से बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, निरक्षरता यानी इलिटरेसी कम हुई, बीमारी, कुपोषण यानी मालन्यूट्रिशन, मुद्रास्फीति व गतिहीन उत्पादन की दशाओं पर विजय पाना। गतिहीन यानी स्टेग्नेशन, ग्रोथ नहीं आ रही थी उस समय जब 1991 से पहले अर्थव्यवस्था चल रही थी, लेकिन स्टेग्नेशन की स्थिति थी। तो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि विश्व के बाकी देशों की तरह हमारा देश भी वृद्धि करे, इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया गया। उसकी मेनली दो भागों में उनको बांटा गया। फर्स्ट स्थिरीकरण था, स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें अल्पकालीन शॉर्ट रन के लिए वो स्टेबलाइजेशन का मोटो रखा गया, और इसके बाद मांग प्रबंधन यानी डिमांड मैनेजमेंट पर बल दिया गया। इसमें राजकोषीय घाटे को कम करके मूल्य स्थिरता को प्राप्त करने का प्रयास किया गया, यानी फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट सरकार के कुल व्यय, कुल आय से अधिक होना, तो घाटा था जो कि 1921-22-91 में काफ़ी था, लेकिन सरकार हर साल कोशिश करती है, लेकिन अभी भी काफ़ी है। भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट 15.87 लाख करोड़ 2021-22 में अभी भी है, जो कि जीडीपी का 6.7% है। सेकंड पार्ट जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का था, आर्थिक सुधारों का दूसरा भाग संरचनात्मक सुधार। संरचनात्मक सुधार या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में कई सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें सप्लाई मैनेजमेंट पर जोर दिया गया। सप्लाई यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसके अंतर्गत मध्यकाल में यानी कम से कम 5 वर्ष और उससे ज़्यादा में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार व नीतिगत परिवर्तन किए गए, यानी पॉलिसीज़ में चेंजेस किए गए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, पूर्ति में वृद्धि करने के लिए, सप्लाई बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और इसके लिए उद्योग, विदेशी व्यापार, कृषि, श्रम आदि क्षेत्रों में आवश्यक परिवर्तन करके वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति बढ़ाने पर बल दिया गया, यानी इंडस्ट्रीज़ और फॉरेन ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड लेबर मार्केट्स, इन सब से संबंधित पॉलिसीज़ में चेंज किए गए। विदेशी व्यापार के क्षेत्र में नीतिगत परिवर्तन, वही जैसे आयातों और निर्यातों पर यानी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस कम किए गए। कई वस्तुओं के आयातों को खुले जनरल लाइसेंस यानी ओपन जनरल लाइसेंस के दायरे में लाया गया कि आप अलग से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ओपनली इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले गवर्नमेंट की परमिशन के बिना किसी भी वस्तु का इंपोर्ट नहीं हो सकता था, तो काफ़ी वस्तुओं को उससे बाहर किया गया। औद्योगिक पुनर्रचना यानी इंडस्ट्रियल रीस्ट्रक्चरिंग यानी इस संबंध में कई कदम उठाए गए ताकि औद्योगिक उत्पादन बढ़े। मेनली इंग्लैंड में भी बहुत पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, उसके बाद इंग्लैंड का तेज़ी से विकास हुआ, तो सेम अपने यहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ
या ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, और 50s, 60s, 70s में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो उसके बाद हमारा औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, लेकिन जितना हमारा लक्ष्य था उतना नहीं बढ़ा, इसलिए 1991 में लिबरलाइजेशन की नीति अपनाई। औद्योगिक माल की गुणवत्ता यानी क्वालिटी, हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तो होते थे लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो दूसरे लोग इंपोर्ट नहीं करते थे, हमारी वस्तुओं की डिमांड नहीं करते थे, इसलिए क्वालिटी में सुधार किया गया। औद्योगिक पदार्थों के निर्यात बढ़ाई जा सके। जो विकसित देश के लोग हैं वो अपने नियमों के इतने पक्के होते हैं कि मतलब प्रैक्टिकली मैंने देखा, जैसे बासनी में, यहाँ पे बासनी एक एरिया है, सेकंड फेज इंडस्ट्रियल एरिया है, तो हैंडीक्राफ्ट्स की फैक्ट्री है, कुछ जो गुड्स प्रोड्यूस होती है, तो उसमें चाइल्ड लेबर यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि चाइल्ड लेबर यूज़ हुआ है, उनको पता चलता है तो वो माल लेंगे नहीं, वहीं से वापस कर देंगे। तो उनको सर्टिफिकेट दिखाना होता है कि हमारी फैक्ट्री में कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं है। तो एज देखने के लिए, जैसे मेरे हस्बैंड डेंटिस्ट हैं तो मैं इतना जानती हूँ कि हमारे पास उद्योगपति लोग आते थे, वो सर्टिफिकेट्स लेके जाते थे कि इसकी कितनी एज है, तो दांतों से ही उनको पता चल जाता है, तो एक डेंटिस्ट बता सकता है। तो वो सर्टिफिकेट उन फॉरेनर्स को दिखाते थे, तभी वो माल अपना मंगाते थे। मतलब इतने ईमानदारी है वहाँ पे, ऑनेस्टी। तो क्वालिटी भी चाहिए उनको, लेकिन जो नियम, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उनको वो पूरा चाहिए सही। इसलिए औद्योगिक पदार्थों के निर्यात बढ़ाने के लिए क्वालिटी बढ़ाई गई और औद्योगिक विकास में विदेशी निवेश की मात्रा वृद्धि की जा सके। उद्योगों को लाइसेंस लेने से काफ़ी सीमा तक मुक्त किया गया। 1997-98 में अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत उद्योगों की संख्या 14 से घटाकर 9 कर दी गई। पहले 14 थे, 97-98 में 9 कर दी और 99 में 5 कर दी, जिसमें सिर्फ लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी। एक MRTP एक्ट है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। MRTP कंपनी के लिए भी परिसंपत्ति की सीमा हटा दी गई कि उसकी असेट्स कितनी होनी चाहिए, उसकी लिमिट हटा दी गई, जिससे कंपनी को विकास का अधिक अवसर देना संभव हो पाया। MNCs जो हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको 35 उद्योगों में 51% तक इक्विटी रखने की स्वचालित स्वीकृति यानी ऑटोमेटिक अप्रूवल, 51 तक आपको अलग से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले बहुत कम था, अभी 35 इंडस्ट्रीज़ में 51% तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इक्विटी रखने की परमिशन दी गई, जो कि इंडस्ट्रीज़ की संख्या को 96-97 में 48 इंडस्ट्रीज़ कर दी, 35 से भी। दूसरा है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले बहुत लिमिटेड रुपीज़ में और लिमिटेड कंपनीज़ में अनुमति दी गई थी। अब बीमा यानी इंश्योरेंस, नागरिक उड्डयन यानी एविएशंस, दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशंस, बैंकिंग, खुदरा व्यापार यानी रिटेल ट्रेड बिजनेस, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, इन सब में FDI को अनुमति दे दी गई। तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हमारे देश में आइए, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के शेयर बेचने की व्यवस्था चालू की गई। जो पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स हैं, उस यूनिट्स के शेयर भी हम बेच सकते हैं और उससे जो इनकम होगी वो प्रोडक्टिव यूज़ के लिए सरकार काम में लेगी, उसकी भी व्यवस्था की गई, इससे पहले ये नहीं थी। नेक्स्ट है लगातार घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में बहिर्गमन नीति को लागू करने पर बल दिया। बहिर्गमन यानी एग्जिट पॉलिसी, बहुत टाइम से नुकसान हो रहा है, तो फिर उसमें जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको भी तनख्वाह देनी पड़ती है सरकार को। तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई कि आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, आप अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति ले लो, हम आपको इतना, आपको पेंशन मिलती रहेगी और एक बार इतना फंड इकट्ठा ही हम दे देंगे। लेकिन उन सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिट्स जो घाटे में चल रही थी उनको ख़त्म किया गया। राजकोषीय नीति के परिवर्तन यानी फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस किए गए, इसके अंतर्गत कर प्रणाली यानी टैक्स सिस्टम को भी सिंप्लीफाई किया गया, आसान किया गया और युक्ति संगत बनाया गया। युक्ति संगत यानी सुटेबल, अपने देश के अकॉर्डिंग। इसके अंतर्गत करों की दरें कम की गई, रेट ऑफ टैक्सेस को कम की गई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर्स सरकार को राजस्व दे सके, रेवेन्यू दे सके। अप्रैल 2005 से वैट कई राज्यों में लागू हुआ था और उसके बाद GST अभी लागू है, वो हम सबको पता है। नेक्स्ट है वित्तीय क्षेत्र व बैंकिंग क्षेत्र के परिवर्तनों को नई दिशाएं। वित्तीय क्षेत्र यानी फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर।
इससे पहले नरसिम्हन समिति ने अपने सुझाव दिए थे 1991 में। आरबीआई ने आवश्यकता अनुसार अपनी मौद्रिक नीति में परिवर्तन किए। 5 अप्रैल 2016 को रेपो रेट 6.50 किया, रिवर्स रेपो रेट 6% किया, MSFR मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो कि बैंक रेट ही कहलाती है उसको भी 7% किया गया। ये सारे चेंजेस 1991 की पॉलिसी के तहत किया गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत। CRR 4% किया गया, SLR 21.5% किया गया। आरबीआई ने 2016 में घोषित नीति में बैंकों की तरलता की स्थिति को आसान बनाने का प्रयास किया। तरलता यानी लिक्विडिटी, मैं कल बता चुकी हूँ कि कैश फॉर्म में बैंकों को कितना लिक्विड रखना है अपने पास, तो उस स्थिति को भी आसान बनाया गया। बैंकों में कंप्यूटरीकरण को अपनाने का भी प्रयास किया गया। पहले अधिकतर पेपर वर्क होता था, अब कंप्यूटर सिस्टम के जरिए बहुत मॉडर्न सिस्टम कर दिया गया। निजी क्षेत्रों में बैंकों को खोलने की इजाज़त दे दी गई। प्राइवेट सेक्टर्स में भी आप बैंक खोल सकते हैं। गवर्नमेंट ने उनको बहुत रियायतें दी, इनको इंसेंटिव दिए, उनको मोटिवेट किया। इन सुधारों से बैंकिंग प्रणाली अधिक आधुनिक व ज़्यादा कार्यकुशल हुई, यानी बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा मॉडर्न हुआ और एफिशिएंट हुआ। सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए भी नई नीतियाँ बनाई, इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी, ताकि कृषिगत उत्पादन बढ़े, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़े, बड़े कृषिगत पदार्थों के निर्यात बढ़े। जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़ाएं, नहीं तो अधिकतर हम चाय या मसाले या कच्चा पदार्थ वो एक्सपोर्ट करते थे, तो बड़े गुड्स को भी एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार ने प्रयास किए। कृषि में पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन पर भी जोर दिया गया, निवेश को भी प्रोत्साहन मिले जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़े एग्रीकल्चर में। कृषिगत विकास में प्रादेशिक असंतुलन दूर हो, यानी रीजनल इम्बैलेंस, सब क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। यदि किसी स्टेट का कोई क्षेत्र उसमें वहाँ पे विकास नहीं हुआ है तो सरकार ने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, वहाँ बैंकिंग फैसिलिटीज़ दी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई, रोड्स बनवाई। तो इस तरह से कृषिगत विकास में भी प्रादेशिक असंतुलन दूर किया इस नई नीति के तहत। फार्म सब्सिडी प्रदान की गई। सपोर्ट प्राइसेस, समर्थन मूल्य, यदि किसान को लॉस हो रहा है, बहुत कम अपनी फसल की कीमत मिल रही है, तो सरकार ने एक न्यूनतम सीमा तय कर दी, न्यूनतम कीमत, कि उससे नीचे यदि बाज़ार में गिरती है तो हम आपको इस कीमत पे हम आपकी फसल खरीदेंगे जिससे किसानों को नुकसान नहीं हो। तो सपोर्ट प्राइसेस के संबंध में भी उचित नीति निर्धारित की LPG के तहत, ताकि कृषिगत क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में भूमिका निभा सके, एग्रीकल्चर सेक्टर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना रोल पूरा कर सके। ये थी हमारी LPG पॉलिसी। थैंक यू।